हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट की हूँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, आज ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। पहले क्लास में हो गया था कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं उसको डिफाइन किया था, साथ में जितने भी पिरामिड्स दिए गए इसको कंप्लीट किया गया था और पॉपुलेशन ग्रोथ को भी स्टार्ट कर दिया गया था। दूसरे क्लास में स्टार्ट किया गया था ग्रोथ मॉडल, इसको कंप्लीट किया गया था। इसके अलावा हमने स्टार्ट कर दिया था जो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है उसको कंप्लीट कहाँ तक कर दिया था, प्रेडेशन तक। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपटीशन। ठीक है, मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी बताते हुए चल रही हूँ, कॉन्सेप्ट को भी बता रही हूँ, साथ में जितने भी डायग्राम दिए गए हैं उनको भी बता रही हूँ। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो अपने नई एनसीईआरटी से पढ़िए, अगर नहीं है तो आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना जो टॉपिक है कॉम्पिटिशन। ठीक है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में हमने पढ़ लिया था पहला कि प्रीडेशन क्या है, किस तरीके से शिकारी और शिकार का रिलेशनशिप था, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। अब हम लोग देखेंगे कंपटीशन। इसका साइन तो नेगेटिव नेगेटिव था, मीन्स कि दोनों ही स्पीसीज को क्या होगा, घाटा होगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। व्हेन डार्विन स्पोक of the struggle for the existence and survival of the fitness in nature, he was convinced that the interspecific competition is the potent force in organic evolution। ठीक है, जब डार्विन कहते हैं कि अगर कोई स्पीसीज स्ट्रगल कर रहा है, अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो गई जिसकी वजह से स्पीसीज स्ट्रगल कर रहा है कि सर्वाइव करने के लिए, उसके अंदर एडॉप्टेशन तभी आएगा जब वो क्या करेगा, अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आएगा। ठीक है, डार्विन का यही कहना था कि स्पीसीज वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा नेचर में। फिट का मतलब कि एडॉप्ट कर लेगा, अच्छे से सर्वाइव करेगा, साथ में रिप्रोडक्शन करेगा, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। वो यही कहना चाहते थे कि जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है ना, उनकी बात मीन्स कि कोई एक रिसोर्स है जिसपे जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या है इससे कंपटीशन कर रहे हैं। अब कंपटीशन में जो जीतेगा उसी की स्पीसीज आगे चल के सर्वाइव करेगी। तो उनका यही कहना था कि वही स्पीसीज सुपीरियर, जो सुपीरियर स्पीसीज है, या वही स्पीसीज जीतेगी, या फिर बोल सकते हैं वही स्पीसीज सर्वाइव करेगी जो कंपटीशन में जीत जाएगी। ठीक है, किसी रिसोर्स के लिए। अब आगे चलते हैं। It is generally believed that competition occur when closely related species compete for the same resource that are limiting, but it is not entirely true। ठीक है, ऐसा जनरली माना जाता है कि रिसोर्सेज जब लिमिटेड होते हैं तभी कंपटीशन होता है दो स्पीसीज के बीच में एक सेम रिसोर्स के लिए, लेकिन ये हर बार सही नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सेम स्पीसीज में ना हो कि दो डिफरेंट स्पीसीज भी एक ही रिसोर्स के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो कॉम्पिट्यूट फॉर द सेम रिसोर्सेज। की पहली बात अब यहाँ पे ये बताना चाह रही है एनसीईआरटी कि जो अनरिलेटेड स्पीसीज है कि एकदम डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज भी क्या करते हैं कि सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से, ताकि वो रिसोर्स वो ले लें। ठीक है, अब आगे देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर इंस्टेंस इन सम सॉलो South American lake, visiting the flamingos and resident fish compete for their common food, the zooplankton in the lake। ठीक है, अब ये साउथ अमेरिका की एक झील है। ठीक है, इसकी बात की गई है, एक लेक की बात की गई है जहाँ पर फ्लैमिंगो एक बर्ड है। ठीक है, और वहाँ उस झील में उस लेक में भी फिश होंगे। ठीक है, तो अब दोनों अलग स्पीसीज हो गई, एक बर्ड हो गया और एक फिश हो गई। दोनों कंपटीशन कर रहे हैं किसके लिए, जू प्लैंकटन के लिए। इनका एक क्या है, खाने का रिसोर्स है, तो इसके लिए कंपटीशन कर रहे हैं कि ये बर्ड भी कर रही है और जो फिश है उसमें वो भी कर रही है। मीन्स कि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है एकदम अनरिलेटेड स्पीसीज है, मतलब कि सेम स्पीसीज नहीं है, एकदम डिफरेंट स्पीसीज क्या कर रही है, सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रही हैं। ठीक है, सेकेंडली अब देखिए, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटेड फॉर कंपटीशन टू एकर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तभी जाके कंपटीशन हो, कभी कभी अनलिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी कंपटीशन होता है। ठीक है, इन इंटरफेरेंस अब कंपटीशन, अब दूसरा कंपटीशन जिसका नाम है इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है। द फीडिंग इफिशियंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज इवन इफ द रिसोर्स फूड एंड स्पेस आर अबंडेंट। क्या होता है, जो इंटरफेरेंस, नाम से लग रहा है कोई इंटरफेयर कर रहा है किसी चीज़ में। ठीक है, तो इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है कि दो स्पीसीज हैं, मान लीजिए ए है और बी, जो अच्छे से क्या करेगा, जल्दी से खाने की इफिशियंसी जिसकी ज़्यादा है, जो फास्ट क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज को ख़त्म करेगा, मीन्स उसका जो खाना होगा उसको क्या करेगा, जल्दी जल्दी यूटिलाइज करेगा। ठीक है, इसकी वजह से। और दूसरा, अगर इसकी
मान लीजिए दोनों का खाना सेम है, लेकिन अगर बी वाला जो थोड़ा तेज है, मीन्स की जो इसकी फीडिंग कैपेसिटी है, इफिशियंसी है, क्या है, ए वाले से ज़्यादा है, तो ये रिसोर्स जल्दी जल्दी बी वाले खा जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए वाली स्पीसीज अब ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्या हो रहा है कि जो ए वाली स्पीसीज का रिसोर्सेज थे उसमें क्या किसी दूसरी स्पीसीज के द्वारा इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो रिसोर्सेज को अबेंडेंट होने के बावजूद भी वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज सही से नहीं कर पा रही, क्योंकि उसकी फीडिंग कैपेसिटी या फिर बोल सकते हैं फीडिंग इफिशियंसी क्या है, कम है। दूसरी स्पीसीज ने क्या कर लिया है, अब इंटरफेयर कर लिया, जिसकी वजह से जो उसके अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे स्पीसीज, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Therefore, competition is the best defined as a process in which the fitness of one species measured in term of small r, अभी क्या रिप्रेजेंट करता है, the intrinsic rate of increase is significantly lower in the presence of another species। क्या होता है, डार्विन के अकॉर्डिंग आर का मतलब क्या है, जो फिटेस्ट है नेचर में, जो बहुत फिट है। फिट का मतलब क्या है कि वो सर्वाइव कर रहा है और रिप्रोडक्शन कर रहा है, मीन्स अपने जैसे और ज़्यादा स्पीसीज को बढ़ा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ कंपटीशन को बेस्ट डिफाइन किसके टर्म में किया जाएगा, एक स्पीसीज का आर के टर्म में, मीन्स इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। किसी पॉपुलेशन, मान लीजिए कोई एक स्पीसीज ए है और बी है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा था बी वाला क्या है, फीड, इसकी जो फीडिंग इफिशियंसी है ज़्यादा, ए की कम है, तो इसका मतलब ये जब जल्दी जल्दी खाएगा तो ये ग्रो करेगी इसकी स्पीसीज, फिर क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी। तो अपने जैसे और स्पीसीज में इसका रिप्रोडक्शन जो होगा, जो आर है मीन्स वो हाई होगा इस स्पीसीज की, तो इसके जल्दी प्रोजेनी होंगे। लेकिन इसके क्या होंगे, इसके तो सर्वाइवल में ही दिक्कत है, अभी खाने के लिए कुछ नहीं है तो बच्चे कैसे पैदा कर लेंगे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। तो बी वाले क्या करेंगे, जितना जल्दी वो क्या करेंगे, फीडिंग इफिशियंसी इनकी ज़्यादा है, जितना जल्दी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, फिर आगे रिप्रोडक्शन करते रहेंगे। मीन्स कि हम आर के हिसाब से, मीन्स स्मॉल आर जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है उसके हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि जो लोअर स्पीसीज का मतलब है कि ऐसी स्पीसीज जो अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो उसका क्या होगा, आर की वैल्यू कम होगी। और ऐसी स्पीसीज जो अपने रिसोर्सेज को क्या कर रही है, जल्दी लिखा रही, मीन्स कंपटीशन उसके अंदर ज़्यादा है, वो तेज है, कंपटीशन में आगे है, तो उसका जो आर का वैल्यू होगा वो हाई होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डिमॉन्स्ट्रेट इन दी लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। अब ये जो चीज़ें डार्विन ने कह दी, अब ये सब तो नेचर को देख के कहा, अब इसको लैब में भी देखा गया कि क्या ये बात सच है कि ऐसा कुछ होता है कि कोई एक स्पीसीज सुपीरियर होगी, दूसरी इन्फीरियर होगी। सुपीरियर वाली क्या होगी, जल्दी जल्दी खा के सारा रिसोर्स खत्म कर देगी और इन्फीरियर वाले को एलिमिनेट कर देगी पूरी तरीके से नेचर से। तो ऐसा कुछ होता है। अब देखिए लेबोरेटरी में कौन किया, गॉस, ठीक है, एंड द अदर एक्सपेरिमेंट इकोलॉजिस्ट, और भी इकोलॉजिस्ट लोग थे, उन लोग भी ने एक्सपेरिमेंट किया है। डिड व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीसीज, बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन अ नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव, ठीक है। इन लोगों ने क्या, गॉस और जो अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट, इन्होंने लैब में देखा, इन्होंने दो स्पीसीज रखी होगी, एक सुपीरियर वाली, एक जो इन्फीरियर वाली है। रिसोर्सेज क्या कर दिए होंगे, अनलिमिटेड कर दिए होंगे, ठीक है, लैब में लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जो सुपीरियर स्पीसीज, सुपीरियर का मतलब जिसकी फीडिंग इफिशियंसी ज़्यादा है, जो ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहा है नेचर में, ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो अपने से इन्फीरियर जो दूसरी स्पीसीज है उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया, मीन्स खत्म कर दिया, वो मरने लगे। जब रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे जल्दी, जब सामने वाले स्पीसीज जो सुपीरियर है वो जल्दी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने लगेगा, तो जो इन्फीरियर वाइड रहेंगे वो क्या करेंगे, उनको रिसोर्सेज की दिक्कत होने लगेगी, तो कहीं ना कहीं उनके सर्वाइवल को दिक्कत होगा, तो वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो सुपीरियर स्पीसीज होंगी कंपटीशन के टाइम, वो क्या करेंगे, पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे जो उनकी इन्फीरियर स्पीसीज होंगी, या दूसरी वाली स्पीसीज को खत्म कर देंगी। लेकिन नेचर में हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड परसेसिव सर्कमस्टेंसेज एविडेंस डज नॉट एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केसेस, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सुपीरियर स्पीसीज होंगे वही सर्वाइव करेंगे और जो इन्फीरियर होंगी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे नेचर में। ऐसा कभी कभी होता, हमेशा नहीं होता है नेचर में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एग्जाम्पल दिया गया है, अब इसी का एग्जाम्पल दिया गया, देखिए द अबेंडन tortoise इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एग्जिस्ट, खत्म हो गए पूरी तरीके से विद इन अ डेकेड आफ्टर गोट वेयर इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट, ठीक है। एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। पहले उस आइलैंड पे क्या था, बहुत घास थी, बहुत घास है आइलैंड पे। वहाँ पे एक टर्टोटाइज रहता था, मीन्स के बहुत सारे टर्टोटाइज के स्पीसीज रहता, कछुआ रहता था, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या किया, यहाँ पे गोट्स को यहाँ पे छोड़ दिया गया, ठीक है। जब गोट की स्पीसीज आ गई तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो टर्टोटाइज था वो धीरे धीरे खाएगा, अपना ग्रेजिंग करेगा, धीरे धीरे
घास को खा रहा है, लेकिन जो गोट है वो तो बहुत जल्दी सारे घास को खा जाएगी। तो देखा गया कि 10 साल के अंदर में ही जो अबेंडेंट टर्टोटाइज है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, उसकी स्पीसीज ही पूरे 10 साल में क्या हो गई, खत्म हो गई जब से गोट आ गए। क्यों? क्योंकि गोट के पास ज़्यादा इफिशियंसी है क्या, घास को चढ़ने की, मीन्स ब्राउजिंग इफिशियंसी ज़्यादा है। तो इससे ये देखने को मिला कि दोनों अनरिलेटेड स्पीसीज थे। टर्टोटाइज अलग है, ठीक है, वो रेप्टाइल में आता है, और जो गोट है वो अलग है, ठीक है, वो आएंगे मैमल्स में, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इनका रिसोर्स तो एक ही है। क्या खा रहे हैं, घास खा रहे हैं। पहले जब गोट नहीं था तो टर्टोटाइज आराम से मजे में धीरे धीरे चल के घास खा रहा था, लेकिन जैसे ही गोट की स्पीसीज को उस आइलैंड पे छोड़ दिया गया तो देखा गया कि 10 साल के अंदर में ही जो टर्टोटाइज थे उनकी पूरी स्पीसीज ही खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। क्यों हो गई होंगी? क्योंकि गोट क्या होगा, बहुत जल्दी ब्राउजिंग किया होगा पूरा, जिसकी वजह से टर्टोटाइज बहुत धीरे धीरे खाई होंगे, या फिर उनको मिला ही नहीं होगा सही से, ठीक है, जिनकी वजह से उनकी पूरी स्पीसीज क्या हो गई, विलुप्त हो गई। अब आगे देखिए, another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is competitive release, ठीक है। competitive release एक दूसरा क्या हो गया, एविडेंस आया कि कंपटीशन को नेचर में किस तरीके से खत्म किया जाए, ठीक है। अब देखिए, स्पीसीज whose distribution is restricted to a small geographical area because of presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, मिस कॉम्पिटिशन रिलीज का मतलब क्या है कि जो सुपीरियर स्पीसीज होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, जिसकी वजह से जो इन्फीरियर स्पीसीज है ना उनको कंपटीशन से रिलीफ मिलेगा। मीन्स कि क्या होगा कि जो उन पे डोमिनेंट वाली स्पीसीज थी, मीन्स सुपीरियर स्पीसीज थी, वो क्या करती थी, वो उनके रिसोर्सेज को जल्दी यूटिलाइज कर जाती थी, जिसकी वजह से जो इन्फीरियर स्पीसीज थी उनको बहुत दिक्कत हो रही थी सर्वाइवल पे। तो क्या किया गया कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव रिलीज, मीन्स कि उन स्पीसीज को राहत दी गई जो इन्फीरियर है, जो बहुत कमजोर हैं, जो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही हैं। तो देखिए क्या किया गया, एक ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, यहाँ पे देखा गया कि जो हम बोल सकते जो कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीसीज है उनको हटा दिया गया। तो जो इन्फीरियर, जो उनसे कमज़ोर स्पीसीज थी, जो अपने रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी, वो धीरे धीरे क्या हुई, उनकी पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई, क्योंकि कंपटीशन का खतरा खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो धीरे धीरे अपना सर्वाइवल पहले करेंगे, इसके बाद रिप्रोडक्शन करेंगे, जिससे क्या हुआ, उनकी पॉपुलेशन क्या हो, ग्रो करना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब आगे देखिए, कॉर्नेल्स Elegant field experiment so that on the rocky sea coast of the Scotland, the larger and competitively superior Barnacles balanus dominated the intertidal area and excluded the smaller Barnacles कैथमुलस फ्रॉम दैट जोन, ठीक है। एक कोनल इलेजेंट एक्सपेरिमेंट किया गया, कहाँ पे, स्कॉटलैंड एक जगह है, वहाँ पे जो उसका कोस्टल एरिया था, वहाँ पे रॉकी सी के पास एक एरिया था, वहाँ पे देखा गया कि जो बर्निकल्स बैलेनस थे ये क्या थे, सुपीरियर थे। सुपीरियर का मतलब कि इनकी फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा थी, ठीक है। जो इन्फीरियर थे उनका नाम था बर्निकल्स कैलेथमस, ठीक है। ये क्या थे, उस जोन में देखा गया कि जो सुपीरियर कौन था, कंपटीशन में कौन सबसे आगे था, सुपीरियर वाले, उनका नाम था बर्निकल बैलेनस। ये क्या करते थे, ये डोमिनेंट थे उस एरिया में। ये क्या करते थे कि जो स्मॉलर या फिर बोल सकते हैं कि जो इन्फीरियर है, ठीक है, बर्निकल कैथमुलस, उनको उस वहाँ से एलिमिनेट कर देते थे, ठीक है। In general, herbivores and the plant appear to be more adversely affected by competition than carnivores, ठीक है। जनरली भी हम देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं और जो हर्बीवोर्स हैं उनको भी ज़्यादा खतरा है, वो भी कंपटीशन में आ जाते हैं। किससे, जब कार्निवोर्स आ जाए, जब कार्निवोर्स आ जाएंगे तो हर्बीवोर्स खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, और हर्बीवोर्स तब उनको कब प्रॉब्लम होगी, जब ज़्यादा हर्बीवोर्स आ जाएंगे तो प्लांट्स को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब हर्बीवोर्स ज़्यादा आ जाएंगे तो प्लांट को ज़्यादा फीड करेंगे, जिससे क्या होगा, प्लांट की स्पीसीज को खतरा है। लेकिन जब कार्निवोर्स आ जाएंगे तो हर्बीवोर्स को खतरा है कि उनकी स्पीसीज खत्म ना हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल लूं, गोट हो गया, लायन हो गया, और हम प्लांट ले रहे हैं, ग्रासेस ले रहे हैं, ठीक है। अब ढेर सारी अगर गोट आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लांट की स्पीसीज को प्रॉब्लम। अगर ढेर सारे लायन आ जाए तो क्या होगा, गोट की स्पीसीज को खतरा रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटेटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually, ठीक है। गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि कंपटीशन के टाइम जब रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वही सर्वाइव करेगी
जो सुपीरियर होगी, जिसके अंदर ज़्यादा होगा कंपटीशन में आगे बढ़ने, मतलब कि जो रिसोर्सेज को ज़्यादा यूटिलाइज कर रही होगी। जो इन्फीरियर वाली होगी वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगी। तो गॉस का यही कहना है कि कंपटीशन होगा, ठीक है, सेम रिसोर्सेज को लेके क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में, या फिर हम बोल सकते हैं अनरिलेटेड स्पीसीज में भी क्या होगा, कंपटीशन होगा। जैसे हमने देखा था अनरिलेटेड स्पीसीज का, एक था फ्लैमिंगो हो गया, दूसरा फिश था कहाँ पे, साउथ अफ्रीका की जो लेक थी वहाँ पे जू प्लैंक्टन के लिए झगड़ा कर रहे थे, मीन्स कि उनको वही खाना था। उसके अलावा हमने देखा था गैलापागोस आइलैंड पे जो पहले टर्टोटाइज थी उसको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब गोट आ गया तो उसको प्रॉब्लम होने लगी और 10 साल के अंदर पूरे टर्टोटाइज की जो स्पीसीज थी खत्म हो गई। तो क्या हुआ कि यहाँ पे कंपटीशन होता, लेकिन जो सुपीरियर वाई रहेगी, जिसकी फीडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जो नेचर में ज़्यादा सर्वाइव कर लिया, वो क्या करेगा, जो एलिमिनेट कर देगा किसको, जो लोअर है, या फिर बोल सकते हैं जो इन्फीरियर स्पीसीज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस मे बी ट्रू इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। ये तभी सही होगा जब रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, मोर रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन। जो अभी की स्टडीज है ये इस बात को नहीं मानती है कंपटीशन की, कि जो सुपीरियर स्पीसीज होगा वो इन्फीरियर को खत्म कर देगी, इस बात को वो लोग नहीं मानते। ठीक है, while they do not rule out the occurrence of the interspecific competition in nature, they point out that the species facing competition might evolve the mechanism that promote coexistence rather than exclusion। ठीक है, ये बात को पूरी तरीके से नहीं माना जाता। जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है नेचर में, मीन्स कि जब दो स्पीसीज या दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपटीशन कर रही है किसी एक रिसोर्स के लिए, वो क्या करती हैं, कोई मैकेनिज्म अपनाती है, जिससे क्या होता है कि दोनों ही स्पीसीज ना नेचर में सर्वाइव कर जाए। वो कंपटीशन को इग्नोर करती है कि कंपटीशन ना करूं, जिससे क्या हो, दोनों स्पीसीज अपने रिसोर्सेज को खा सकें और सर्वाइव कर सकें। ठीक है, अब देखिए, वन सच मैकेनिज्म इसका रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग, मीन्स रिसोर्स को बांट रहे हैं। ठीक, अब आगे देखिए, इफ टू स्पीसीज कॉम्पिटिट फॉर द सेम रिसोर्सेज दे कुड अवॉइड द कॉम्पिटिशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइप फॉर द फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। ठीक है, अगर दो स्पीसीज क्या करिए, कंपटीशन करिए सेम रिसोर्सेज के लिए, तो वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे क्या हो जाए, कंपटीशन कम हो जाए। रिसोर्स को क्या करेंगे, आप पार्टीशन करेंगे, उसमें कैसे करेंगे, वो कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे डिफरेंट टाइम हो फीडिंग का। दो स्पीसीज है, कोई सुबह खा रहा है अपना रिसोर्स, कोई शाम में खा रहा है, कोई रात में खा रहा है, मीन्स कि वो टाइम को डिवाइड कर देंगे, किस टाइम को फीड करना है रिसोर्स को। उसके अलावा डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न है, किस तरीके से उनको उनके जो लाइफ स्टाइल है उसको भी बदल देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको कौन दिया था, आप देखिए, जो रिसोर्स पार्टीशनिंग है इसको दिए थे मैकऑथर ने दिया था, और जो यहाँ पे देखिए कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इसको गॉस ने दिया था। इन्होंने इसमें कहा था कि कंपटीशन में वही जीतेगा सुपीरियर वाला, जो क्या करेगा, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा और अपने इंफीरियर और लोअर वाले को पूरी तरीके से नेचर से एलिमिनेट कर देगा। लेकिन जो रिसोर्स पार्टीशनिंग है इसमें कहता है कि दो क्लोजर रिलेटेड स्पीसीज जो कंपटीशन कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, वो दोनों ही सर्वाइव करेंगे, बस वो क्या करेंगे, अपने पैटर्न है जो फॉरेजिंग या फिर फीडिंग पैटर्न को रिसोर्सेज में बदल देंगे, मीन्स कि रिसोर्सेज का बंटवारा हो जाएगा, तभी दोनों स्पीसीज क्या करेंगे, नेचर में सर्वाइव कर जाएंगे। इसको किसने दिया था, मैकऑथर ने। अब देखिए, एक एग्जांपल दिया गया है, मैकऑथर सो दैट द 5 closely related species of the babbler living on the same tree were able to divide competition and coexist due to the behavioral difference in the foraging एक्टिविटी। मैकऑथर कहते हैं कि 5 क्लोजर रिलेटेड जो स्पीसीज है, किसके वेबलर, ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, एक ही ट्री पे सर्वाइव करते हैं, ये एक साथ ही रहते हैं। क्यों, इन्होंने क्या किया है कि जो रिसोर्स है उसका पार्टीशन कर दिया है। किस तरीके से उन्होंने क्या किया है कि अपने बिहेवियरल डिफरेंस ला दिए, मीन्स अपने बिहेवियर में चेंज ला दिया, मीन्स की जो फॉरेजिंग एक्टिविटी है, मीन्स कब उनको अपने रिसोर्स को खाना है उसको डिवाइड कर दिया है, तभी तो एक ही ट्री के ऊपर वो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं पैराटिज्म में। अब ये पैरासाइट में भी क्या होता है, एक को फायदा होगा एक को घाटा। ठीक है, सबको ही जानता है पैरासाइट। ठीक, अब आगे देखिए, Parasitism. Considering that the parasitic mode of the life ensure free loading and the meal, it is not surprising that parasitism has involved so many taxonomic group from plant to higher vertebrate। ठीक है, जो parasitism में क्या होगा, पैरासाइट्स हैं, इनकी जो लाइफ बोल सकते हैं कि इनकी जो लाइफ स्पैन है, या बोल सकते हैं या फिर जो लाइफ साइकिल इनकी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ये क्या करते हैं, मील लेते हैं और बीमारी कॉज करते रहते हैं, इनका काम ही यही है। ठीक है, हाँ, इससे सरप्राइज होने की बात नहीं, हम बहुत ज़्यादा हायर टेक्सोनॉमिक में देखे होंगे, प्लांट हो गए चाहे हायर वर्टिब्रेट्स, उनमें हमने पैरासाइट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब देखते हैं, मेनी पैरासाइट इवॉल्व
To be a host specific, they can parasite only a single species of host in such a way that both host and parasite tend to be co-evolved. That if the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanism to contract and neutralize them in order to be a successful with the same host species. क्या होता है बहुत बार कि जो पैरासाइट होते हैं ना, वो किस होस्ट को उनको बीमारी कॉज करनी है, किस होस्ट पे उनको रहना है, उनका एक स्पेसिफिक होता है. अगर मान लीजिए होस्ट ने अपने अंदर कोई मैकेनिज्म शो कर दिया कि अब इस पैरासाइट से मुझे बचना है, या फिर अपने अंदर कोई रेजिस्टेंस ला दिया ना, तो जो पैरासाइट है ना वो भी अपने अंदर क्या करेगा, इवॉल्वेशन लाएगा. मीन्स अपने अंदर इवॉल्व कर लेगा वो मैकेनिज्म को, ताकि उससे क्या करे, उसको न्यूट्रलाइज कर दे और उसके बावजूद भी उसके ऊपर सर्वाइव करे. मीन्स कि जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. जो भी चेंजेस अगर होस्ट में होगी तो वो चेंजेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए पैरासाइट भी वही सारी चेंजेस अपने अंदर लाएगा. ठीक है, इसीलिए दोनों एक साथ रहेंगे. अब आगे देखते हैं. In accordance with their lifestyle, parasite involve a special adaptation such as the loss of unnecessary sense organ, presence of adhesive organ or the sucker to cling on the host, loss of the digestive system and high reproductive capacity. ठीक है, जो लाइफ स्टाइल है पैरासाइट की, कोई पैरासाइट अगर किसी होस्ट की बॉडी पे गया या होस्ट की बॉडी के अंदर गया तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे. मीन्स वो अपने कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनको उसकी ज़रूरत नहीं, उसे क्या करेगा, लूज कर देगा. ठीक है, अपने आप को इवॉल्व कर लेगा. जैसे क्या है, जैसे अननेसेसरी ऑर्गन, जैसे हो गया सेंस ऑर्गन, उनको सुनने की जरूरत तो है नहीं. पैरासाइट को क्या करना, जाना है अपने होस्ट के बॉडी पे, वहाँ पे शेल्टर लेना और खाना लेना है. मीन्स रहने की जगह और खाने के लिए खाना. ठीक है, दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन. मीन्स कि ऐसे ऑर्गन जो क्या करे, पैरासाइट की बॉडी से चिपका के रखे. ठीक है, क्लिंच करके रखे. उसके अलावा लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पूरी तरीके से लॉस कर देंगे. एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी किसी पैरासाइट की उसको बढ़ा देंगे. ठीक है, तभी तो वो सर्वाइव करेगा और उसका रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से पूरी पैरासाइट की क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रो कर जाएगी होस्ट के बॉडी में. ठीक है, आगे देखते हैं. द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और अ वेक्टर टू फैसिलिटेट द पैराटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट. ठीक है, जो लाइफ साइकिल होती है किसी भी पैरासाइट की ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. उसे एक या दो बॉडी चाहिए या फिर इंटरमीडिएट चाहिए, ताकि क्या हो, एक होस्ट की बॉडी में उसको लेके जाए पैरासाइट की आधे लाइफ स्टाइल यहाँ कंप्लीट हो, इसके बाद वो दूसरी होस्ट के बॉडी में लेके जाए जहाँ पे उसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उनकी जो लाइफ साइकिल है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, अब आगे देखिए. द ह्यूमन लीवर फ्लूक, ए टेरिमेंटोड पैरासाइट डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट लाइक स्नेल एंड फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. जो ह्यूमन में लीवर फ्लूक पाया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेमेंटोड पैरासाइट. ठीक है, ये पैरासाइट है ह्यूमन में. इसकी लाइफ स्टाइल या बोल सकते हैं लाइफ साइकिल किस पे कंप्लीट होती है, इसकी कंप्लीट होती है स्नेल या फिर फिश, दोनों में. ठीक है, ये क्या करता है, जो लीवर फ्लूक है ना, ये बीमारी कॉज करता है ह्यूमन की बॉडी में, लेकिन इसकी जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट होगी स्नेल और फिश की बॉडी में. ठीक है, अब आगे देखते हैं. द मलेरियल पैरासाइट नीड अ वेक्टर मॉस्किटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट. जो मलेरिया में क्या होता है कि जो फीमेल एनोफिलीज है ये बीमारी नहीं कॉज करती है. ये क्या करती है, जब मच्छर, जो फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर है, ये क्या करती है, जब किसी भी ह्यूमन को मतलब बाइट करती हैं तो क्या करती हैं, ये पैरासाइट को रिलीज कर देती हैं. क्यों ऐसा करती हैं, जो पैरासाइट है उसकी जो प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है पैरासाइट में प्लाज्मोडियम के लिए, उसके लिए मॉस्किटो खुद होती है. तो क्या करती है, ये बीमारी नहीं कॉज करती, बस ये वेक्टर का काम करती है कि जो पैरासाइट की लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करने में. ठीक है, अब आगे देखते हैं. Majority of the parasite harm the host. They may reduce the survival growth and reproduction of the host and reduce its population density. ज़्यादा करके जो पैरासाइट होते हैं वो हार्म करते हैं होस्ट को. ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सर्वाइबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है होस्ट के. इसके अलावा इनकी क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. They might render the host more vulnerable to the predation by making it physically weak. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पैरासाइट होते हैं होस्ट को क्या करते हैं, फिजिकली वीक बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट. क्या कोई ऐसे पैरासाइट जो आइडियल हो कि होस्ट की बॉडी में गया और उसको बीमारी कॉज नहीं किया, ऐसा नहीं होता है, नो. ठीक है, then why did not natural selection led to the evolution of such totally harmless parasite. तो क्यों नेचर में ऐसा कोई सिलेक्शन हुआ जिसकी वजह से इन पैरासाइट को हार्मलेस बनाया जाए. ठीक है, अब आगे देखते हैं.
पैरासाइट दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म इसे एक्टोपैरासाइट। ठीक है, ऐसे पैरासाइट जो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर द लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन द डॉग। इसका एग्जाम्पल ये है कि लड़कियों के बाल में क्या होते हैं, जूं होते हैं, वो क्या है, एक्टोपैरासाइट है। जो डॉग्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे टिक्स में कीड़े छोटे छोटे होते हैं, वो क्या है, पैरासाइट है, वो बॉडी के ऊपर होते हैं। ठीक है, मेनी मरीन फिशेज आर इन्फेस्टेड विद द एक्टोपैरासिटिक इसिकोपॉड्स। ठीक है, कुछ मरीन फिशेज जो हैं उनके ऊपर कौन रहता है, पैरासाइट, उनके ऊपर रहता है, उसका नाम है कॉपॉड। ठीक है, मरीन फिशेज के ऊपर रहता है। ठीक है, एक्टोपैरासाइट है, सरफेस पे रहता है बॉडी के। एग्जाम्पल अब प्लांट्स में देखिए, कस्कूटा, ए पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली found growing on the heads plant that has lots is chlorophyll and leaf in course of evolution. It derive its nutrition from the host plant which is parasitizes. ठीक है, जो कस्कूटा है इसको बोलते हैं अमर बेल। ठीक है, एक ऐसा प्लांट है जो क्या करता है कि प्लांट के जो बोलते हैं ना ब्रांच है उनके किनारे पे क्या करता है, ग्रो करता है, या फिर बोल सकते हैं वहां पे ये सर्वाइव करता है। एक्टोपैरासाइट है ये। इसकी खास बात ये है कि इवोल्यूशन के दौरान इसने अपने पत्तियों को और अपने क्लोरोफिल को खो दिया है, या इसको क्या बोल सकते हैं, इवॉल्व कर लिया है, कि इनके पास लीव्स में क्या होती है, लीव्स को भी खो दिया और इनमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट थे उनको भी खो दिया, ताकि ये पूरी तरीके से क्या हो, प्लांट पे निर्भर हो। रहने के लिए तो जगह मिल ही रहा है प्लांट का, हम बोल सकते हैं ब्रांच है, किनारा। ठीक है, ये यहाँ पे हेज, यहाँ पे, उसके अलावा ये पूरी तरीके से अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, प्लांट से ले रहा है। जब इसके पास खुद लीव्स नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, जब करेगा नहीं तो क्या बोल सकते हैं, टोटली किस पे डिपेंड है, प्लांट पे। ठीक है, आगे देखते हैं। The female mosquito is not considered as parasite although it needs our blood for reproduction. ठीक है, जो फीमेल मॉस्किटो है कोई पैरासाइट नहीं, वो वेक्टर रहती है, वो हमारा ब्लड इसलिए लेती है ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। In contrast, the endoparasite are those that live inside the host body at different site, liver, kidney, lungs, RBC, etc. ठीक है, जो होस्ट में दूसरे होस्ट की बात की गई है कि जो बॉडी के अंदर जो पैरासाइट रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इंडोपैरासाइट। जैसे कहाँ रह सकता है, लीवर में, किडनी में, रेड ब्लड सेल में, आरबीसी में रह सकता है, लंग्स में रह सकता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, इंडोपैरासाइट कहेंगे। द लाइफ साइकिल ऑफ इंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज दियर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जो लाइफ साइकिल होती है इंडोपैरासाइट की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों? क्योंकि उनको बॉडी के अंदर रहना है, होस्ट की बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए कुछ एक्सट्रीमली स्पेशल कंडीशन, अपने अंदर कुछ स्पेशल मैकेनिज्म बनाएंगे जिसकी वजह से वो होस्ट की बॉडी में सर्वाइव कर जाए। ठीक है, their morphological and anatomical feature are greatly simplified while the emphasis their reproductive potential। ठीक है, उनका जो मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली आप देखेंगे बहुत सिंपल रहेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या होगी, रिप्रोडक्टिवली पोटेंशियल ज़्यादा होगी, मीन्स रिप्रोडक्शन करने की पोटेंशियल ज़्यादा होगी। अब आगे देखते हैं ब्रूड पैराटाइज्म। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है, ये बर्ड्स में होता है। ब्रूड पैराटिज्म बर्ड्स में देखने को मिलता है। इज अ बर्ड ए फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैराटिज्म इन विच द पैरासिटिक बर्ड ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट द होस्ट इंक्यूबेट देम। ठीक है, क्या होता है ब्रूड पैराटिज्म में कि यहाँ पे क्या होगा, होस्ट का घोंसला होगा, नेस्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, उसके एग्स होंगे। तो जो पैरासिटिक बर्ड होगी वो क्या करेगी, अपने भी अंडे यहीं दे देगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या, जब होस्ट अपने एग्स को क्या इनक्यूबेट करे, मीन्स जब उसको से, तो क्या करे, उसके पैरासाइट जो है इस होस्ट के, इसके भी अंडे क्या हो जाएंगे, से जाएंगे, मीन्स इनक्यूबेटेड हो जाएंगे। जब आगे एक क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसमें भी क्या आएंगे, बच्चे आएंगे। ठीक है, तो जो होस्ट है इसको पता नहीं चल जाए, नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा, अब देखिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान द एग ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इन्वॉल्व टू रिसेंबल द होस्ट एग इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांस ऑफ द होस्ट बट डिटेक्टिंग द फॉरेन एग एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट। ठीक है, इवोल्यूशन के टाइम क्या हुआ कि जो पैरासिटिक बर्ड है ना, वो अपने एग्स को सेम कलर सेम साइज में ला दिए। किसके, जो पैरासाइट है। ठीक है, जो पैरासाइट है उसने क्या किया है, अपने एग को, ठीक है, अपने एग को सेम साइज सेम कलर के लाया, किसके लाया है, होस्ट के, जिसके नेस्ट में वो क्या देगा, अपना खुद का अंडा देगा। मीन्स जो पैरासाइट होगा उसके एग जो होंगे सेम होंगे होस्ट के एग के जैसे। ठीक है, साइज में भी, कलर में भी, तभी तो होस्ट को नहीं पता चलेगा कि ये उसका एग है या फिर उसके पैरासाइट का एग है। ठीक है, अगर उसको पता चल जाएगा, उसको डिटेक्ट करके उसको बाहर नहीं फेंक देगा कि दूसरे का एग कहाँ से मेरे नेस्ट में आ गया, मैं क्यों रखूँ इसको। ठीक है, try to follow the movement of the cuckoo, कोयल and the crow in your neighborhood park during the breeding season spring to summer and watch the brood parasitism in action। ठीक है, अगर आप
गांव में रहते हैं या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बर्ड ज़्यादा रहती है, तो आप देखेंगे कि जो ये ब्रूड पैरेटिज्म है आपको स्प्रिंग से लेकर समर सीजन में देखने को मिलेगा। क्या होता है कि जो क्रो है, कौवा है, उसका जो नेस्ट होगा वो तो खुद के अपने अंडे देंगी, बस यहाँ पे जो होस्ट होगा वो कौन होगा, क्रो होगा। ठीक है, इसके अंडे जो यहाँ पे उसके नेस्ट में है। लेकिन जो कुकू है या कोयल है, ये क्या है, पैरासाइट है। ये क्या करेगी, अपने एग सेम साइज सेम कलर के किसकी तरह रख देगी, नेस्ट में किसके रख देगी, होस्ट के, क्रो की, ताकि ये चोरी चोरी आके यहाँ पे रख देगी, ताकि क्या करे, जो होस्ट है मीन्स जो क्रो है जब अपने एग्स को इनक्यूबेट करे, मीन्स से इनमें जब बच्चे आना स्टार्ट हो जाए तो इसका भी हो जाए काम। मीन्स कि यहाँ पे जो बोल सकते कोयल है क्या है, धोखेबाज है। ये खुद कोई काम नहीं करी, बस अपने अंडे दे के भाग जा रही है। ठीक है, किस में दे रही है, ये क्रो है, क्रो के नेस्ट में। तो ये क्या है, ब्रूड पैरेटिज्म है। अब आगे देखते हैं कॉम्युनिज्म। कॉम्युनिज्म में हमने देखा था एक पॉजिटिव था, दूसरा जीरो। मीन्स कि एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिटेड। ठीक है, एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को कुछ नहीं होगा, मीन्स न्यूट्रल रहेगा वो। एंड ऑर्किड एग्जाम्पल दिया है, ऑर्किड ग्रोइंग इन द इफिफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच एंड द ब्रैंकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल बेनिफिट वाइल नेदर द मैंगो ट्री और नॉर द वेल डिराइव एनी अपेरेंट बेनिफिट। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि जो ऑर्किड है, ठीक है, मोनोकॉट है ऑर्किड, ये कहाँ ग्रो करता है, ये ग्रो करता है मैंगो के ब्रांच के ऊपर, वो भी बाहर वाला, मीन्स अंदर नहीं बाहर, यहाँ पे ग्रो करता है। ठीक है, तो इसको फायदा हो रहा है, इसको शेल्टर मिल रहा है, इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन मैंगो को कोई फायदा है नहीं है, ना नुकसान है नहीं है। मीन्स की फायदा किसको हो रहा है, ऑर्किड को हो रहा है, और मैंगो को कुछ नहीं हो रहा। इसके अलावा जो वेल होती है, वेल मछली, उसके ऊपर छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे कोई ऑर्गेनिज्म चिपके रहते हैं, वो कौन होते हैं, ब्रैंकल्स होते हैं। उनको क्या मिल रहा है, जो वेल है उसके बैक पे वो चिपके इसलिए रहते हैं, उनको शेल्टर मिल रहा है। लेकिन इससे जो वेल मछली है उसको कोई बेनिफिट या कोई नुकसान हो रहा नहीं हो रहा। मीन्स कि हम कहने का मतलब यहाँ पे ऑर्किड को फायदा हो रहा और साथ में जो ब्रैंकल्स है कहाँ ग्रो कर रहे हैं, बैक ऑफ द वेल, उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The cattle grit and the grazing cattle is close association, a sight you have most likely to be catch if you are live in the farm rural area in a classic example of communism. ठीक है, the grit always forage close to where the cattle are grazing because the cattle as they move stir up and flush out the insect from the vegetation that otherwise might be difficult for the grit to find and catch. ठीक है, अगर आप रूरल एरिया में तो आप देखते होंगे कि जहाँ गाय भैंस या जो कैटल चरने जाते हैं, मीन्स ग्रासलैंड में जहाँ चर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपको देखते होंगे कि उन जानवर के ऊपर, मीन्स जो कैटल उनके ऊपर क्या होंगे, वहाँ पे कोई बर्ड बैठे होंगे। क्यों बर्ड इसलिए रहते हैं, जब आगे जो कैटल है वो ब्राउजिंग करे, जब वो ग्रासलैंड को हटाए, मीन्स ग्रास को जब हटा के खाएगी, उसको चरेगी, तो क्या जो उनमें इंसेक्ट छिपे होंगे ना, वो उड़ उड़ के कहाँ आएंगे, फ्लश आउट कहाँ होंगे, वो एनिमल के ऊपर। और किसको फायदा होगा, जो बर्ड है, जो बर्ड पहले से कैटल के ऊपर बैठी हुई हूँ आँख लगा के, कब उनको इंसेक्ट मिले तो क्या करेंगे, उनको मिल जाएगा, उन्हें खा लेंगी। इससे क्या होगा कि यहाँ पे कैटल को कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो ग्रिड है, मीन्स जो ऐसे पंछी है जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो कैटल के ऊपर बैठे हुए हैं। जब आगे जैसे जैसे घास आगे चरेगी कैटल, वैसे वैसे जो इंसेक्ट है वो बाहर निकलते हुए आएंगी, और वो जो बर्ड उसके ऊपर बैठी हुई है कैटल के ऊपर, उसको खा जाएगी। तो फायदा किसको ले, ग्रिड को हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। Another example of communism is the interaction between the sea anemone that are stinging tentacle and the clownfish that live in them. ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट का। देखिए यहाँ पे जो सी एनेमोन होते हैं, इनकी बॉडी पे क्या होगा, टेंटेकल्स पाए जाते हैं, मीन्स कांटे बोल सकते हैं, इस तरीके से पाए जाते हैं। तो इसी के बीच में जो क्लॉन फिश होंगी वो आके रहने लगती हैं। शेल्टर क्यों यहाँ पे रहने लगती है, इसलिए आके रहने लगती हैं कि जो कांटे जो टेंटेकल्स हैं, इससे क्या हो रहा है, वो बच रही हैं कि बाहर से उनको कोई खा नहीं सकता है, तो कोई तो आएगा नहीं इनके पास। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सी एनेमोन को कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है, क्लॉन फिश को हो रहा है, क्योंकि उसको शेल्टर मिल रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, The fish get protection from the predator which stay away from the stinging tentacles. ठीक है, जो फिश है, क्लॉन फिश है, उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है टेंटेकल्स की वजह से, जो कहाँ प्रेजेंट है, सी एनेमोन के ऊपर, जिसकी वजह से जो उसके प्रेडेटर होंगे उसके पास आएंगे नहीं, क्योंकि वो कहाँ छिपी हुई है, वो छिपी हुई है जो सी एनेमोन है, उनके जो कांटेदार वो जो टेंटेकल्स है उनके बीच में, तो उनके जो प्रेडेटर वहाँ आएंगे तो चिप नहीं जाएंगे, मर नहीं जाएंगे वो। ठीक है, The sea anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. जो सी एनेमोन है उसे कोई फायदा ना नुकसान कुछ नहीं हो रहा, किसको होस्ट कर रही है,
क्लोन फिश को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे दिया है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों को फायदा होगा, मीन्स दोनों स्पीसीज क्या होंगे, फायदे में रहेंगे। दिस इंट्रैक्शन कन्फर्म द बेनिफिट ऑन बोथ द इंट्रैक्टिंग स्पीसीज। ये इंट्रैक्शन में क्या होगा, दोनों स्पीसीज को फायदा होगा। देखिए, लाइकन रिप्रेजेंट एन इनिमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरियम। लाइकन सबने सुना होगा, वो क्या है, दो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ जो क्लोजली एसोसिएशन है, ठीक है। पर कौन होगा, जो फोटोसिंथेटिक एल्गी होगा या साइनोबैक्टीरियम, नीचे कौन होगा, फंगस। ये दोनों की बॉडी को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। जो फंगस होगा वो नीचे होगा, जो एल्गी होगा ऊपर होगा। एल्गी इसलिए ऊपर होगा क्योंकि जब सनलाइट पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, खाना किसको बना के देगी, फंगस को। लेकिन फंगस नीचे क्यों होगा, इसको क्या देगा, जो भी न्यूट्रिएंट यहाँ पे होंगे, मीन्स जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होंगे सॉइल में वो तो दे देगा। इसके अलावा ये क्या करेगा, पैथोजन रेजिस्टेंट होगा, मीन्स कोई बीमारी नहीं होने देगा, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, एकदम पास पास म्यूचुअली क्या होंगे, एक साथ रहेंगे, मीन्स दो जिस्म एक जान हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों को फायदा होता रहेगा। अब आगे देखिए, आगे दिया है सिमिलरली द माइकोराइजा आर एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट, ठीक है। माइकोराइजा में क्या होता है, जो पाइनस होते हैं ना, पाइनस तो हर कोई जानता है, जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। इसके रूट में क्या होंगे, फंगस इस तरीके से लगे होंगे, माइकोराइजा रहेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये शेल्टर, इसको शेल्टर मिल रहा है, और जो भी आयंस होंगे, जो भी फॉस्फोरस होंगे, मिनरल्स होंगे, ये किसको देंगे, पाइनस को, और पाइनस खाना बना के इनको देगा। तो दोनों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, द फंगस हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल व्हाइल द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड्स द फंजाई विथ अ एनर्जी एल्डिंग कार्बोहाइड्रेट। जो फंगस होंगे दोनों ही केस में, चाहे लाइकेन हो चाहे हम बोल सकते हैं माइकोराइजा वाले केस में, दोनों में क्या होगा कि फंगस क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे क्या, जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है सॉइल में, किसको देंगे, प्लांट्स को देंगे। इसके अलावा जो प्लांट चाहे एल्गी हो चाहे पाइनस हो, दोनों जब खाना बनाएंगे तो किसको देंगे, फंगस को देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है, द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन द प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। हम बोल सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बोल सकते हैं अमेजिंग जो एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, वो प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में हमको देखने को मिलता है। देखिए, प्लांट नीड टू हेल्प द एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग दियर फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग दियर सीड, ठीक है। जो प्लांट्स हैं उनको क्या चाहिए, एनिमल चाहिए एज ए पॉलिनेटर, ताकि उनके फ्लावर में क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। मेल गैमेट कहाँ पहुँचाए, फीमेल के पास, तो क्या होगा, उनको पॉलिनेटर चाहिए। इसके अलावा जो उनके सीड है वो भी डिस्पर्स्ड हो, मीन्स फैल सके, जिसकी वजह से क्या हो कि वहाँ से भी प्लांट वही सेम निकले, ठीक है। तो उनको इसीलिए एनिमल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एनिमल ऑब्वियसली हैव टू पेड फी फॉर दी सर्विसेज दैट प्लांट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। इसके अलावा प्लांट क्या करते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि अपने उन एनिमल्स को जो इनका काम करते हैं, जो सर्विसेज इनको प्रोवाइड करते हैं, उनको फी देते हैं, मीन्स उनको कुछ ऐसी चीज़ उनको रिवार्ड देते होंगे जिससे क्या होगा, प्लांट का भी काम हो रहा है और एनिमल का भी काम हो जा रहा है। जैसे अब देखिए, प्लांट ऑफर रिवॉर्ड और फी इन द फॉर्म ऑफ द पॉलन नेक्टर फॉर पॉलिनेटर एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर द सीड डिस्पर्जर, ठीक है। यहाँ पे जो प्लांट जो पॉलिनेटर होंगे, जो पॉलिनेशन कर रहे हैं, उनको कौन सा रिवॉर्ड देते हैं, जैसे पॉलन दे देंगे अपना खाने के लिए या फिर नेक्टर दे देंगे फ्लावर का। उसके अलावा जो सीड को डिस्पर्स करते हैं, जो सीड को क्या कर रहे हैं, छिटका रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ से नए प्लांट आए, ठीक है। तो उनको क्या देते हैं, उनको देते हैं जूसी एंड न्यूट्रिशियस फूड, अपना बोलते हैं फ्रूट देते हैं, जिसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन भरा होगा। तो ये तीनों क्या करते हैं, प्लांट रिवॉर्ड के थ्रू या फिर फी के थ्रू अपने एनिमल्स को दे देते हैं, ठीक है। बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑलवेज द सेफ गार्ड अगेंस्ट द चीटर, ठीक है। जो म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम है ये हमेशा सेफ किससे रखती हैं, चीटर से रखती हैं। चीटर कौन होंगे, कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो प्लांट्स के पास जाते हैं लेकिन ना पॉलिनेशन कराएंगे, ना कुछ उनका कोई हेल्प नहीं करेंगे, बट उनका नेक्टर या फिर उनका पॉलन चुरा के लेके भाग जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, चीटर है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग द पॉलिनेशन। चीटर वही हैं कि जो क्या करते हैं, बिना पॉलिनेशन के ही नेक्टर चुरा के भाग जाते हैं। इसे हम रोबर भी कह सकते हैं या फिर पॉलन नेक्टर भी कहते हैं, चीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, नाउ यू कैन सी वाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन involve co-evolution of the mutualistic, that is the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked to one another, ठीक है। क्यों इवोल्यूशन में जो प्लांट और एनिमल का जो इंटरेक्शन है म्यूचुअलिज्म में क्यों एक साथ लिंक है, मीन्स कि वो एक साथ क्यों इवॉल्व हो रहे हैं, मीन्स अगर प्लांट में कुछ इवोल्यूशन हुआ तो उस एनिमल में भी इवोल्यूशन होगा, उस एनिमल में अगर कुछ इवोल्यूशन हुआ तो प्लांट भी अपने आप को इवॉल्व कर लेगा, नेचर में ऐसा है, ठीक है। अब आगे देखिए,
यहाँ पे दिया गया है आगे, इन मेनी स्पीसीज ऑफ द फिग ट्री। अब यहाँ पे जो फिग ट्री है उसकी स्पीसीज में, उसके कई स्पीसीज में देखने को मिला है, देयर आर अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विथ पॉलिनेटर स्पीसीज वॉस्प। मतलब कि इसका जो पॉलिनेटर स्पीसीज होगा, एक कीड़ा जिसका नाम है वॉस्प, ठीक है। इट मीन्स दैट गिवन फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाई इट्स पार्टनर वॉस्प स्पीसीज, नो अदर स्पीसीज। मतलब कि जो फिग का प्लांट है उसके कई जो स्पीसीज हैं फिग प्लांट के, उसके पॉलिनेटर जो होंगे वो वॉस्प होंगे, इंसेक्ट होंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई पार्टनर उसका नहीं होगा एज अ पॉलिनेटर, ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक यही कीड़ा बना हुआ है जो क्या करेगा, पॉलिनेशन कराएगा, ठीक है, वॉस्प। आगे देखिए, द फीमेल वॉस्प यूज द फ्रूट नॉट ओनली फॉर द ओवी position, means egg laying site, but uses the developing seed within the fruit for nourishing its larva, ठीक है। अब पॉलिनेशन वॉस्प ही करा रहा है किसमें, फिग में। तो अब क्या चाहिए, फिग भी कुछ अपनी तरफ से क्या वॉस्प को देगा, ठीक है, कुछ तो अपनी तरफ से रिवॉर्ड देगा। तो ये क्या करेंगे, जो फीमेल वॉस्प होंगी, जो कीड़े होंगे, वॉस्प कीड़े जो फीमेल वाले होंगे, वो क्या करती है, जो ओवरी वाला पार्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या करती हैं, एग लेइंग करती हैं। जब उनके एग लेइंग करती है, जब उनमें से लार्वा निकलने लगता है, तो क्या होगा, पॉलिनेशन के बाद फ्रूट बनेगा ओवरी से, और यहाँ जो अंदर जो ओव्यूल होंगे उससे सीड बनेगा। तो इनका जो लार्वा भी यहीं प्रेजेंट होगा। तो ये लार्वा क्या करेगा, इनके जो सीड है, ठीक है, उसको खाएगा, ठीक है, फ्रूट के अंदर जो सीड प्रेजेंट उसको खा के अपना नरिशमेंट लेगा। तब जब लार्वा ग्रो कर जाएगा तो वहां से चला जाएगा बाहर। द वॉस्प पॉलिनेटेड द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल द सर्चिंग फॉर अ सुटेबल एग लाइंग साइट, ठीक है। जो वॉस्प है वो क्या करेगी, फिग के इन्फ्लोरेसेंस को वहां पे पॉलिनेशन कराएगी, और उसको जगह चाहिए ताकि वो अपना एग ले कर सके। तो उसको इसके बदले में एक प्लांट क्या करता है कि अपने ओवरी में जगह देता है, ताकि वहां पे क्या वो अपने छोटे छोटे अंडे दे दे। इसके बाद जब फ्रूट यहाँ पे, जब ओवरी फ्रूट में बनने लगे और जो यहाँ पे ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट हो लगे, तो इसके जो खुद के एग होंगे उनमें से भी क्या निकलने लगेगा, लार्वा निकलने लगेगा। तो यही लार्वा क्या करेगा, जो डेवलपिंग सीड होंगे इनको क्या करेगा, फीड करके न्यूट्रिशन लेगा और अपने आप को ग्रो करेगा। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर यहाँ से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ द पॉलिनेशन द फिग ऑफर द वॉस्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड एज अ फूड फॉर डेवलपिंग वॉस्प लार्वा, ठीक है। इसके बदले में भी, पॉलिनेशन के बदले में प्लांट क्या करता है, जो फिग के लार्वा होंगे उनको क्या करता है, अपने डेवलपिंग जो सीड है उनको देता है, ताकि वो धीरे से डेवलप कर जाए और फिर वहां से चले जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है कि ये जो फ्लावर है ना, ये फिग प्लांट है, उसका फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसेक्ट दिख रहा है, ये वॉस्प है, ये क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है, और इसको भी क्या चाहिए, जगह चाहिए जहाँ पे ये अपना एग ले कर सके। तो जो प्लांट है, जो फिग प्लांट है, वो क्या करता है, अपनी ओवरी में जगह देता है ताकि जो ये वॉस्प भी अपने यहाँ पे एग ले कर सके। जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ओवरी फ्रूट में बदलने लगेगा, जो ओव्यूल उसमें प्रेजेंट होंगे सीड में बदलने लगेंगे। तो जो एग होगा ये जो वॉस्प का, वो भी कहीं ना कहीं ग्रो करता रहेगा, तो उसमें से लार्वा निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स इंसेक्ट के छोटे छोटे लार्वा निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि जो ये बोल सकते हैं जो फ्रूट बन चुका है उनमें क्या होंगे, सीड, जो सीड होंगे डेवलपिंग सीड, ये क्या करेगा, प्लांट अपना सीड कुछ इस लार्वा को देगा ताकि ये क्या करे, ग्रो करे, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्रूट है फिग का, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे सीड रहा होगा, ये देखिए इंसेक्ट जो है वास्प के इंसेक्ट है, ठीक है, उसको इतना बड़ा, उसके जो लार्वा है देखिए ये है, उसमें क्या कर रहा है, इसके कुछ बोल सकते हैं कि जो इसके कुछ सीड थ्रू क्या करेगा, फीड करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से चला जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे दिया गया ऑर्किड के बारे में। ऑर्किड कौन सा पैटर्न शो करता है जिसकी वजह से म्यूचुअलिज्म हो। ऑर्किड शो है वी विंडरिंग diversity of the flower pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator, insect bee and bumbles bee, ensure guaranteed the pollination by it, ठीक है। जो ऑर्किड होते हैं ये अलग तरीके के पैटर्न शो करते हैं जिसकी वजह से इनमें पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। ये किससे पॉलिनेशन कराएंगे, इनके जो पॉलिनेटर इंसेक्ट होंगे या तो बी होंगे या फिर बम्बल बी होंगे, ठीक है। इसी से इनका गारंटेड होगा कि पॉलिनेशन हो चुका है। आगे देखिए, नॉट ऑल दी ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड, सारे ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड नहीं करते, मीन्स कुछ ऐसे होते होंगे जो ऑफर करते होंगे रिवॉर्ड उनको, ठीक है, इनके पॉइंटर को, लेकिन कुछ नहीं करते होंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, मेडेलियन ऑर्किड ऑफेरस एम्प्लॉय द सेक्सुअल डकैत, यहाँ पे सेक्सुअली कोई डकैत हो रहा है, चोरी हो रही है, टू गेट अ पॉलिनेशन डन बाय ए स्पीसीज ऑफ द बी, ठीक है। एक मेडेलियन ऑर्किड है जिसको बोलते हैं ऑफेरस, ठीक है। ये क्या है, सेक्सुअल डकैत है। ये क्या करेगी, डकैत का मतलब क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर बोल सकते हैं सेक्सुअली वहाँ पे क्या होगा, डकैत होगी, कुछ वहाँ पे बोल सकते हैं धोखा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों, किसके साथ होगा, देखिए अब यहाँ पे वन पीटर ऑफ इट्स फ्लावर बियर
अनकनिंग रिसेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग। ठीक है, जो ऑर्किड का फ्लावर है ना, उसका एक जो पेटल होगा, फ्लावर के बहुत सारे पेटल्स होंगे, उनमें से जो एक पेटल होगा वो जो बी होगा उसकी फीमेल की तरह होगा। उसका सेम साइज होगा, सेम शेप होगा, सेम कलर होगा, सेम मार्किंग होगा, जिससे क्या होगा, मेल वाला अट्रैक्ट करेगा, उसको लगेगा कि मेरी जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल बी जो है इस फ्लावर के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, आगे देखिए, द मेल बी इज अट्रैक्ट टू वॉट इट परसीव एज अ फीमेल, इसे बोलेंगे सीडो कपुलेट विथ द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड विद द पोलन फ्रॉम द फ्लावर। ठीक है, क्या होगा, इसमें इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, जो और हम बोल सकते हैं जो मेडेरियन ऑर्किड है, इसके जो फ्लावर यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया, इसके ये फ्लावर है, उसके पेटल नॉर्मल है, लेकिन जो ये वाला पेटल है जहाँ पे ये बी बैठा हुआ है, ये जो पेटल है ना, ये इवोल्यूशन के साथ अपने आप को बदल दिए हैं। मीन्स ये फीमेल, जैसे जो बी की जो फीमेल होगी, जिस तरीके का उसका शेप होगा, उसका कलर होगा, उसमें जो मार्किंग्स होंगी, इस पेटल ने क्या किया है, अपने अंदर इवॉल्व कर लिया, जिसकी वजह से जो मेल वाला बी होगा वो देखेगा तो अट्रैक्ट होगा, उसको लगा कि मेरी जो फीमेल है यहाँ पे बैठी हुई है, तो उसके साथ वो क्या करेगा, कॉपुलेशन करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सीरो कॉपुलेशन होगा और यही बी क्या करेगा, इनमें पॉलिनेशन करा देगा इस फ्लावर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही लिखा गया है कि ये इसीलिए किया गया है, इस पेटल को इसलिए ही इवॉल्व किया गया है ताकि जो मेल है उससे क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो बी है, इसको कोई भी रिवॉर्ड प्लांट ने नहीं दिया, बल्कि इसका गलत इस्तेमाल करके अपना पॉलिनेशन करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे और देखा, यहाँ पे और क्या लिखा गया है कि जिसकी वजह से जो सीडो कॉपुलेशन होगा, मिस मेल बी को ये लगेगा कि उसकी फीमेल बैठी, उससे सीडो कॉपुलेशन करना स्टार्ट करेगा, और जो इंसेक्ट वाले पॉलिनेटर होते हैं वो उनके ऊपर क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। जब चिपक जाएंगे, जब वो और कहीं देखेंगे तो वहाँ पे क्या करा देंगे, इस फ्लावर में पॉलिनेशन करा देंगे। आगे देखिए, हियर यू कैन सी हाउ कोवोल्यूशन ऑपरेट। आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से ओवोल्यूशन ने यहाँ पे कॉपरेट किया है, तभी तो फ्लावर का एक पेटल कैसा हो जा रहा है, फीमेल बी की तरह हो जा रहा है, मीन्स कि उसकी तरह रिसेंबल हो रहा है, उसकी तरह मैच कर रहा है, सिमिलर दिख रहा है, तभी तो मेल वाला जो बी आके वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, इसीलिए सीडो कॉपुलेशन होगा, ताकि जो मेल वाले होंगे उनके ऊपर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे, जब दूसरे फ्लावर में जाएगा ऑर्किड के, वहाँ पे जाके पॉलिनेशन करा देगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, द पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस अनलेस द ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व टू मेंटेन द रिसेम्बलेंस ऑफ द इट्स पेटल टू बी फीमेल बी। ठीक है, क्या होगा कि अगर किसी वजह से, ठीक है, जो फीमेल बी है उसमें कुछ इवोल्यूशन हो जाए, क्या पता उसका कलर चेंज हो जाए, उसकी साइज छोटी बड़ी हो जाए, कुछ चेंज अगर हो जाता है नेचर में, तो जो ये ऑर्किड होंगे इनको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, इनके फ्लावर के पेटल को। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पॉलिनेशन में होना कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जब कभी फीमेल बी में या उसके कलर में या किसी पैटर्न में चेंज होगा, उस हिसाब से जो फ्लावर का जो पेटल है ऑर्किड फ्लावर का, उसमें भी क्या होगा, चेंज होगा, तभी वो सेम रिसेंबल करेगा किससे, फीमेल बी से, तभी जाके उसमें पॉलिनेशन होगा। उसको क्या करना, अपना एक पेटल ऐसा बनाना है जिसकी वजह से जो मेल बी होंगे वो अट्रैक्ट होंगे और उसे सीडो कॉपुलेट करेंगे और इनमें पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर तो यहाँ खत्म हो गया। चलिए एक बार समरी देख लेते हैं। As the branch of biology, ecology is the study of the relationship of living organism with abiotic physicochemical factor and biotic component of other to the species of their इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे हमने बायोलॉजी की ब्रांच में देखा, इकोलॉजी में क्या है कि हम इसमें बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर में। ठीक है, चाहे वाटर हो गया या फिर विंड हो गया, सॉइल हो गया, ये सब एबायोटिक फैक्टर। और लिविंग फैक्टर की बात करेंगे, जो बायोटिक फैक्टर होंगे उनमें जितनी भी स्पीसीज है सब क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट है। ठीक है, इसे मिकोलॉजी कहते हैं। इट कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। ये 4 लेवल पे होती हैं, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 4 लेवल पे होता है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम्स। इस चैप्टर में हमने पॉपुलेशन के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, evolutionary change through the natural selection take place at the population level and hence population ecology is important area of ecology। ठीक है, जो evolutionary change होंगे, evolution के दौरान जो चेंज होंगे नेचर सिलेक्शन के द्वारा पॉपुलेशन में, ये हमको बताएगा कि पॉपुलेशन को कहाँ चेंज हो रहा है। इकोलॉजी में हमको वो भी बताएगा कि इकोलॉजी के किस एरिया में जेनेटिकली चेंज हो रहा है। मीन्स हम इकोलॉजी में ये भी देखते हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट में चेंज होने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी स्पीसीज के पॉपुलेशन पे, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है,
ए पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीसीज शेयरिंग और कॉम्पिटिटिंग फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज इज डिफाइंड इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन होते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे ह्यूमन एक जगह इकट्ठा हो जाए, ह्यूमन के लोग इंसान इकट्ठा हो जाए तो क्या हो जाए? ह्यूमन की पॉपुलेशन। अगर ढेर सारे डॉग्स आ जाए तो डॉग की पॉपुलेशन। मीन्स यहाँ पे ढेर सारे इंडिविजुअल जब एक ही स्पीसीज के इकट्ठा हो जाए और सेम रिसोर्सेज के लिए क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटिशन कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को, वो उसे हम उस ज्योग्राफिकल एरिया में क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन हैव एट्रीब्यूट दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डू नॉट। ठीक है, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो पॉपुलेशन के पास होता है लेकिन इंडिविजुअल के पास नहीं होगा। जैसे बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो एज पिरामिड हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, इंडिविजुअल के पास क्या होगा? एक बर्थ होगा, एक डेथ होगा, लेकिन पॉपुलेशन के पास क्या होगा? बर्थ रेट होगा, डेथ रेट होगा, सेक्स रेशियो होगा या एज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मीन्स एज पिरामिड में हम लोग देखेंगे द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ द मेल एंड फीमेल इन पॉपुलेशन इज ऑफन प्रेजेंटेड ग्राफिकली एज अ एज पिरामिड। इट्स शेप इंडिकेट वेदर द पॉपुलेशन इज स्टेशनरी, ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग। ठीक है, जो हम लोग जो एज डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कि वो एज पिरामिड जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हमको पॉपुलेशन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो सेक्स रेशियो हो, सब उसमें रहेंगे। ठीक है, हम इस पिरामिड में सिर्फ एज देखते हैं कि कौन प्री रिप्रोडक्टिव है, कौन रिप्रोडक्टिव फेज में है, कौन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में है, हम उसमें देखते हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि पॉपुलेशन स्टेशनरी है, मीन्स रुका हुआ है। तब हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा? तब हमको इस टेबल वाले में बेल शेप का मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ग्रोइंग में कैसा होगा कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज से ज़्यादा होंगे। यहाँ पे ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन, इसका मतलब यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का हमको बोल सकते हैं ग्राफ देखने को मिलेगा। और डिक्लाइनिंग में क्या होगा? जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले पोस्ट रिप्रोडक्टिव से कम होंगे। मीन जब प्री रिप्रोडक्टिव वाले जब रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचेंगे तो इनका पॉपुलेशन कम होगा, लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हो कहीं ना कहीं जब आगे मर जाएंगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन कम होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे जो शेप होगा इस वाले डिक्लाइनिंग में अनशेप का होगा या फिर हम बोल सकते हैं स्पेंडल शेप का देखने को मिलेगा पिरामिड। ठीक, आगे देखते हैं। Ecological effect of any factor on the population are generally reflect its size, population density, which may be expressed in different way, number, biomass, percentage cover, etc. depending on the species। जो इकोलॉजिकल इफेक्ट है किसी पॉपुलेशन पे जनरली हम उसको किस में नापते हैं? उसको बोलते हैं साइज को पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट में, चाहे नंबर में हो गया, कितने नंबर में प्रेजेंट है, कितना बायोमास हो गया। एग्जांपल्स बहुत दिया एनसीईआरटी, मैंने बहुत अच्छे से बताया उसको, आप पूरा आप लेक्चर देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये तो समरी है। ठीक है, परसेंटेज में देखेंगे जो कितना परसेंट, कितना बायोमास या कितना नंबर कोई स्पीसीज का पॉपुलेशन प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रो थ्रू द बर्थ एंड इमाइग्रेशन एंड डिक्लाइन थ्रू द डेथ एंड इमाइग्रेशन। पॉपुलेशन की डेंसिटी तब बढ़ेगी जब बर्थ ज़्यादा हो रहा है, नेटलिटी रेट ज़्यादा है। इमाइग्रेशन का मतलब कहीं और से लोग आके एक किसी एरिया में कॉलोनाइज हो रहे तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ेगा। डिक्लाइन का मतलब कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रहा है, जब डेथ ज़्यादा होगा, मीन्स डेथ रेट ज़्यादा होगा। इसके अलावा इमाइग्रेशन की किसी एक एरिया के लोग कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर गए, मीन्स माइग्रेट कर गए, तो इसकी वजह से उस एरिया पे क्या होगी? पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, when resources are unlimited the growth is usually exponential, but when resources become progressive limited the growth pattern turn logistic। ठीक है, हमने देखा था कि लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होगा? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहेंगे तो उस स्पीसीज को पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो क्या करेगा? सर्वाइवल ज़्यादा होगा और उसकी रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, स्पीसीज को सर्वाइव करने में दिक्कत होगी, तो क्या होगा? लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम देखेंगे किस तरीके से ग्रोथ पैटर्न होगा। ठीक है, इन आइदर केसेस ग्रोथ इज अल्टीमेटली लिमिटेड बाय अ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, दोनों ही केसेस में जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं किससे लिमिटेड है? कैरिंग कैपेसिटी से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल के से। The intrinsic rate of the natural increase small r is the measure of the inherited potential of the population to grow। ठीक है, जो स्मॉल r हम लोग पढ़े थे वो क्या था? वो नेचुरल इंक्रीज था। किसका? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि कितना पॉपुलेशन के पास पोटेंशियल है अपने आप को ग्रो करने का, मीन्स रिप्रोडक्शन करने का। ठीक है, जिसका आर ज़्यादा होगा, मीन्स की बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होता है आर की वैल्यू। ठीक है, जब मतलब ज़्यादा बर्थ होगा, डेथ रेट कम है वहाँ पे, तो इसका मतलब वहाँ पे उस पॉपुलेशन के पास हाई पोटेंशियल है क्या करने की? रिप्रोडक्शन करने की। ठीक है,
इन नेचर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन हैबिटेट डू नॉट लाइव इन आइसोलेशन बट इंटरेक्ट इन मेनी वे। ठीक है, नेचर में हम किसी भी पॉपुलेशन में देखेंगे कोई स्पीसीज अकेले नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन रखती है बहुत सारी स्पीसीज के साथ। ठीक है, देखते हैं अब कौन कौन से इंटरेक्शन है। डिपेंडिंग ऑन द आउटकम दिस इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज आर क्लासिफाइड एज कॉम्पिटिशन, बोथ स्पीसीज सफर प्रिडिक्शन एंड पैरेटिज्म, वन बेनिफिटेड एंड अदर सफर कम्युनिज्म, वन benefited and other is unaffected, ammonism one is harm and other is unaffected and mutualism both species are benefited। क्या होता है कि कौन कौन से ऐसे आउटकम होते हैं जिससे इंट्रैक्शन होता है। जब दो डिफरेंट स्पीसीज एक साथ रहती है तो किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा, दोनों का फायदा हो सकता है या फिर दोनों का नुकसान हो सकता है, किसी एक का फायदा हो रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा, किसी का घाटा हो रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा। देखिए जैसे हम लोग कंपटीशन की बात करेंगे तो दोनों ही स्पीसीज को क्या होगा, सफर करना पड़ेगा, मीन्स दोनों ही स्पीसीज को घाटा होगा। प्रेडेशन या प्रेडिज्म की बात करते एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को क्या होगा, नुकसान होगा। कम्युनिज्म की बात करेंगे कि एक को फायदा होगा, दूसरे को कुछ नहीं होगा, मीन्स ना नुकसान होगा ना फायदा, न्यूट्रल रहेगा। एम्बलिज्म की बात करेंगे एक को क्या होगा, घाटा होगा, दूसरे को कुछ नहीं होगा, नुकसान। जैसे इसका एग्जाम्पल तो नहीं दिया, मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे फंगस है पेरिसिलियम नोटेटम, वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं उस फंगस से जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो मर जाती है। मान लीजिए वो फंगस यहाँ ग्रो किया, ठीक है, उसके चारों तरफ यहाँ बैक्टीरिया है, तो क्या होगा, इसका जो केमिकल निकलेगा ना ये क्या करेगा, इन बैक्टीरिया को मार देगा, क्योंकि इनका जो केमिकल होगा वो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक है। ठीक है, जिसे हम पहली बार इसको बोल सकते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी, तो ये क्या करता है, इन बैक्टीरिया को मार देता है, ये एंटीबायोटिक। लेकिन इससे फंगस को ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, एम्बलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरिया। ठीक, अब आगे देखते हैं म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों को फायदा होगा, दोनों स्पीसीज को फायदा होगा। अब आगे देखते हैं, प्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस थ्रू विच ट्रॉफिक एनर्जी ट्रांसफर इज फैसिलिटेड एंड सम प्रेडेटर हेल्प इन कंट्रोलिंग दियर प्रे पॉपुलेशन। जो प्रेडेशन वाला मेथड, इसमें क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, जो नीचे के जो लोअर ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी कहाँ लेके जाता है, हायर ट्रॉफिक लेवल पे, मीन्स यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसके अलावा जो प्रेडेशन होते हैं, जो शिकारी होते हैं, अपने शिकार की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, plants have evolved diverse morphological and chemical defense against the herbivory। मतलब कि प्लांट ने भी क्या किया, अपने अंदर अपने मॉर्फोलॉजिकली में चेंज किया, मीन्स मॉर्फोलॉजी में चेंज किया है, उसने अपने अंदर ऐसे केमिकल्स बनाए जिसकी वजह से वो अपने हर्बिवोर जो उनको खा रहे हैं उनसे बचे। ठीक है, जैसे मॉर्फोलॉजी में क्या होगा, अपने ऊपर क्या होंगे, ढेर सारे कांटे उगा लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो उनको ब्राउजिंग कर रहे हैं उनसे बच सके। दूसरा, अगर हम केमिकल की बात करते हैं, जो केमिकल हम लोग बोल सकते हैं ओपियम प्लांट हो गया या फिर निकोटीन हो गया। इसके अलावा हम कैलोट्रोपिस में क्या होता है, केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज, जिसकी वजह से अगर कोई भी उसको हर्बिवोर्स आके खाएगा, चाहे कोई कैटल आके खा ली, तो उसमें से वो जो केमिकल उसके बॉडी में जाएगा तो उसकी बॉडी में या तो डाइजेशन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम या फिर उसको बीमार कर देगा, जिसकी वजह से आखिरी में उसकी डेथ हो जाएगी। ये सब क्या है, ये सब प्लांट ने अपने अंदर डिफेंस मैकेनिज्म बनाए, किसके अगेंस्ट, हर्बिवोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, इन कॉम्पिटिशन इट इज pre-assume that the superior competitor eliminate the inferior one, the competitive exclusion principle। ठीक है, इसको किसने दिया था, इसको गॉस ने दिया था। इसमें क्या बोला गया है कि कंपटीशन में क्या होता है कि जो सुपीरियर वाली स्पीसीज होगी अपने इंफीरियर वाले को किसी रिसोर्स के लिए एलिमिनेट कर देगी, हटा देगी, तो इसको कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। उसको दिया था किसने, गॉस ने। बट many closely related species have evolved various mechanisms which facilitate their coexistence। लेकिन कुछ ऐसी closely related species थी जिसको किसने बोला था, मैक ऑथर ने कहा था कि रिसोर्स पार्टीशनिंग हो रही है, यहाँ पे रिसोर्स क्या हो रहे हैं, बट रहे हैं। ठीक है, एक ट्री था जिसपे क्या थे, 5 क्लोजली रिलेटेड बैबलर थे, मीन्स 5 छोटी छोटी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या बोल सकते हैं, बर्ड्स की थी, जो क्या करती, रिसोर्सेज को उन्होंने बांट रखा था कि किस टाइम पे उन्हें फीड करना है। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो 5 की स्पीसीज थी सर्वाइव करती नेचर में। तो ये क्या है, इसमें बोल सकते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग हो रही है, यहाँ पे कंपटीशन को इग्नोर किया जा रहा है। इसको किसने दिया था, मैक ऑथर ने दिया था। सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग केस ऑफ म्यूचुअलिज्म इन द नेचर आर सीन इन द प्लांट पॉलिनेटर इंटरेक्शन। हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं म्यूचुअलिज्म के जहाँ पे दोनों को फायदे, जैसे लाइकन में था। ठीक है, माइकोराइजा वाले केस में था। लाइकन में क्या था, एल्गी खाना बनाती थी, फंगस जो भी मिनरल्स थे बोल सकते हैं सॉइल में उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे रहा था, खाना इसको बना के दे रही थी। ठीक है, माइकोराइजा वाले केस में क्या था, जो पाइनस था वो खाना बना के किसको दे रहा था, फंगस को दे रहा था, और जो फंगस थी, जो फॉस्फोरस जो मिनरल थी उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को दे रही थी। इसके अलावा हमने देखा था प्लांट पॉलिनेटर, फिग का और वास्प का देखा था, जिसमें क्या होता, फिग
प्लांट का पॉलिनेशन वास्प के द्वारा हो रहा था, और जो वास्प था उसको प्लांट की किसी पार्ट में जगह चाहिए था, क्या करने के लिए, एग लेइंग करने के लिए। तो प्लांट उसको क्या देती है, अपने ओवरी, जो ओवरिन पोजीशन है मिस ओवरी में जगह देती है, ताकि यहाँ पे वो अपने एग को ले कर सके। ठीक है, जब ये ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाएगी और जो इसमें ओव्यूल प्रेजेंट है वो सीड बनाएंगे, तो जो डेवलपिंग सीड होगा इनके लार्वा के लिए क्या होगा, न्यूट्रिशन का काम करेगा। मीन्स इनके लार्वा कुछ सीड खा के अपने आप को डेवलप करेंगे। तो ये सब हमने देखा था। ये चैप्टर यहाँ पे आज खत्म हो गया। ठीक है, अगर किसी भी लाइन में कहीं भी आपको डाउट है, किसी भी पैराग्राफ में, या फिर कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, मैं समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी तो अपने एनसीईआरटी से पढ़िए, नहीं है तो आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर करिएगा इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।